हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? जल्दी से एक बार कमेंट करके दिखा दीजिए। थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट का इंतजार कर लिया करो, क्योंकि सिस्टम को चालू होने में इतना सा समय तो लग जाता है। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से यस कर दीजिए अगर आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है तो। हाँ भाई, चलिए इसका मतलब आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान। दोस्तों, ये इमेज जो आप यहां पर देख रहे हो, ये इमेज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है दोस्तों। ये एक महान वैज्ञानिक का फोटो है और शायद जिस चैप्टर को हम शुरू कर रहे होंगे उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा कि ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता चल चुका है कि हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम जो होगा वो होगा साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप सभी भाइयों को पता है कि ये महान व्यक्ति जो है ये कौन हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है इसको आप साइटोलॉजी कह सकते हो, कोशिका बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका इसको हम बोल सकते हैं। सेल इसको हम बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं साइटोलॉजी। इसको हम नाम दे सकते हैं साइटोलॉजी। पढ़ रहे हैं मतलब हम पढ़ रहे हैं कोशिका विज्ञान। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक का नाम होगा। इसको आप कोशिका बोल दीजिए, साइटोलॉजी बोल दीजिए, कोशिका विज्ञान बोल दीजिए, ये सभी एक ही नाम है। कोशिका बोलो, सेल बोलो, साइटोलॉजी बोलो, ये सभी एक ही नाम है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले स्क्रीन पर जो नाम और जो फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये एक बहुत ही महान व्यक्ति है प्यारे विद्यार्थियों। और अब जो फोटो लगाऊंगा शायद उससे आपको और थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि ये महान वैज्ञानिक कौन है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये महान वैज्ञानिक जो है ये है रॉबर्ट हुक, और ये ही इससे साइटोलॉजी के जनक है, इस कोशिका विज्ञान के जनक माने जाते हैं दोस्तों। तो ये जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं ना दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत होगी इस रॉबर्ट हुक के साथ में, और ये ही हमारी साइटोलॉजी के जनक है, ये ही हमारी कोशिका के खोज करता है, और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो जितने भी भाई जुड़ चुके हैं दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि यहां से दोनों विज्ञान एक साथ चल रही है। एक साथ आपकी वनस्पति विज्ञान और एक साथ आपके जो भी टॉपिक जंतु विज्ञान के रह गए हैं वो सभी इसमें जुड़ते हुए चलते जाएंगे। तो सब कुछ ठीक है, क्लास स्टार्ट कर दी जाए। तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं दोस्तों कोशिका के ऊपर। चलिए, नंबर 1। चलो भाई शुरू कर देते हैं। तो हेडिंग पे लगा लीजिए कोशिका। हेडिंग पे क्या लगा लेते हैं? कोशिका। सेल। स्टार्ट कर दे भाई। ओके सर, कर दीजिए। तो ये हमारा टॉपिक है कोशिका, बोले तो सेल। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम एक एक पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत बेहतर से समझा दूं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक परीक्षा में, वो सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके सुने हुए होंगे। जहां तक मेरा मानना है, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाएगा
और सभी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप 100% सही कर दोगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो इसके सबसे लास्ट में होंगे। केंद्रक से आगे आगे क्वेश्चन है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, तो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। शुरुआत में ये लिख रहे हैं, प्रत्येक सजीव की, अब सजीव में दोनों आ गए, सजीव में पादप भी आ गए और जंतु भी आ गए। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका कहा जाता है। दोस्तों, यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया है, प्रत्येक सजीव की। सजीव में दोनों ही शब्द आ गए, इसमें पादप भी आ गए और जंतु भी आ गए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकृति में चाहे कोई कितना भी छोटा जीव हो, चाहे कितना भी बड़ा जीव हो, उसके जीवन की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत एक कोशिका से ही होती है। दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छे से इस कहानी को मैं क्लियर करूंगा। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। संरचनात्मक का मतलब है दोस्तों, ये जो कोशिका है ना, ये जो कोशिका है, ये कोशिका एक छोटा से छोटा जीव की संरचना बनाएगी और एक बड़ा से बड़ा जीव की संरचना बनाती है। इसलिए तो हम इसके लिए शब्द यूज करते हैं संरचनात्मक। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक, वापस समझो, संरचनात्मक का मतलब यह होता है मेरा भाई, एक छोटा सा छोटा जीव हो या एक बड़ा सा बड़ा जीव हो, उसकी पूरी संरचना जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। उसका पूरा शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्रियात्मक का मतलब, कोशिका को हम क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका को हम क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि एक अकेली कोशिका के अंदर वो सभी क्रियाएं होती है जो एक जीव में होती है। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, एक कोशिका के अंदर वो सभी क्रियाएं होती है, एक कोशिका वो सभी काम करती है जो एक जीव कर सकता है, इसलिए हम इसको क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब बहुत सारे भाई केवल इसको रट के बैठे हैं, सर संरचनात्मक क्रियात्मक। अरे भाई, संरचनात्मक का मतलब यह होता है कि एक छोटा से छोटा जीव भी कोशिका से बना है और एक बड़ा से बड़ा जीव की संरचना कोशिका से बनी हुई है। क्रियात्मक क्यों बोलते हैं इसको? प्यारे विद्यार्थियों, एक कोशिका, एक कोशिका के अंदर वो सभी क्रियाएं होती है, एक कोशिका के अंदर वो सभी क्रियाएं होती है जो एक जीव में होती है। दोस्तों, ये भी श्वसन की क्रिया करती है, ये भी उत्सर्जन की क्रिया करती है, इसमें वो सभी क्रियाएं होती है जो एक जीव में होती है, इसलिए इसको हम क्रियात्मक इकाई कहते हैं। मेरे हिसाब से आपकी पहली लाइन एकदम क्लियर हो चुकी है। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। फिर हम ये कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं, इसके लिए ये शब्द भी यूज किया जाता है, प्रत्येक जीव की मूल इकाई, ये शब्द भी यूज कर सकते हैं। प्रत्येक जीव की मूल इकाई कोशिका होती है। मूल इकाई बोल दो या ऊपर वाली लाइन बोल दो, एक ही है। ये हमारी पहली लाइन क्लियर हो चुकी है।
अगली लाइन, अगली लाइन हम ये लिख रहे हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना एवं उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाती है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहते हैं उसको हम, कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। दोस्तों शब्द आपके सामने आ ही चुका है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने शब्द आ चुका है, आपके सामने शब्द आ चुका है साइटोलॉजी। ये शब्द काफी फेमस है और शायद ओके, ये एक कमलेश नाम का एक स्टूडेंट है, प्लीज इसको ऐसा ब्लॉक करो कि ये वापस कभी जीवन में इस पर कभी भी मैसेज नहीं डाल सके डाबरा क्लासेज के ऊपर। परमानेंट इसको ब्लॉक कर देना भाई साहब, क्योंकि इस पे ये बोल रहा है सर इस चैप्टर को सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, तभी तो 2018 से आज तक यहां बैठे हो। 2018 में परीक्षा दे रहे हो, 19 में भी दी है, 20 में भी दी है, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25, 26, 27, 28, 30 तक देते ही रहोगे, क्योंकि आप जानते हो, है ना, आप जानते हो। तो मैं आपको एक फोन करके एक शब्द पूछ लूं आपसे, कमलेश जी, अगर आप जानते हो तो आपको लाइन पे रह के आपसे फोन करके एक शब्द का अर्थ पूछ लूं? एक बार यस बोल दे, तेरा नंबर भेज दे, मैं लाइन पे लेके फोन पे बात कर लूं तेरे से, और तू अगर उस शब्द का जवाब दे देगा तो मैं इसकी स्पीड डबल कर दूंगा, पढ़ाने की स्पीड। भाई साहब, आप जैसे बहुत धुरंधर आते इस दुनिया में, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप जैसे 40 लाख धुरंधर परीक्षा देंगे और उन 40 लाख में से 15 लाख को नौकरी मिलेगी। मेरा भाई धुरंधर, आप आराम से इनको सीखो। और मैं आपसे साफ साफ कह चुका हूं कि पूरी बायोलॉजी, पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री मैं रिकॉर्डेड डाल चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने ये बैच अच्छे से लिया है उनको आप पढ़ने दो, और आप जैसे धुरंधर, मेरा जो रिकॉर्डेड बैच डला हुआ है, पूरा फिजिक्स डला हुआ है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री डला हुआ है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, उनको पढ़ाऊंगा जो अगले 6 महीने तक पढ़ते रहेंगे मेरे से, है ना। तो ये बैच में केवल वो विद्यार्थी रहे जिनको अगले 6 महीने तक और पढ़ना है। कम से कम 2 महीना बॉटनी पढ़नी है और कम से कम 4 महीने फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसको पढ़नी है वो ही इस बैच में लाइव आइए, बाकी का निकल के अपना रास्ता दूसरा पकड़ लो। पूरा रिकॉर्डेड बैच डाला हुआ है, दोबारा इससे बैच में कभी लाइव आने की जरूरत नहीं है। इस बैच में वो ही बच्चा लाइव आए जो यहां से कम 6 महीने और मेरे से साइंस पढ़ेगा, है ना। तो प्लीज आप जो भाइयों से निवेदन है, कम से कम अब मैं आपसे आज कह रहा हूं डेट लिख लो, 2 महीने बॉटनी पढ़ाऊंगा,
कम से कम 2 महीने, ज्यादा भी लग सकते हैं, कम से कम 3 महीने मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और अगले 2 महीने केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जिसके पास टाइम है वो ही पढ़े, नहीं तो रिकॉर्डेड बैच डला हुआ है, वो रिकॉर्डेड बैच पढ़े, अपना लोको पायलट दे, अपना टेक्नीशियन दे, मेरे भरे से बैठने की जरूरत नहीं है भाई साहब। ठीक है ना? इसको कर दीजिए ब्लॉक, दोबारा नहीं देखना चाहिए ये व्यक्ति। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, मेरे पास एक शब्द आया है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब है जहां पर हम कोशिका की संरचना और उस कोशिका के अंदर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरी लाइन पे आता हूं, एक बात को समझना दोस्तों, ये जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी के जनक जो है, मेरा टारगेट है स्टूडेंट को एक दिन में 30 से 40 लाइन सिखाना, बस 30 से 40 लाइन सिखाना ही मेरा टारगेट है। उसको रामायण नहीं पढ़ाना भाई साहब। साइटोलॉजी के जो जनक है ना दोस्तों, ये जनक आपका रॉबर्ट हुक बोलेगा। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्लियर है? अब एक चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, इस लाइन को थोड़ा सा आप समझना दोस्तों। एक अगली स्लाइड ले लेते हैं। जैसे मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से सुनना। आपने एक नाम सुना होगा शुक्राणु, शुक्राणु नाम सुना है सर। ये एक अगुणित कोशिका होती है, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। और एक नाम आपने सुना होगा अंडाणु, ये भी अगुणित कोशिका होती है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इसको क्या बोलते हैं? युग्मक, नर युग्मक, ये युग्मक बोलते हैं, युग्मक। और इसको भी बोलते हैं मादा युग्मक। आपने जनन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पुरुषों में बनते हैं शुक्राणु और महिलाओं में बनते हैं अंडाणु। पुरुषों में बनते हैं शुक्राणु, महिलाओं में बनते हैं अंडाणु। इनको युग्मक बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23, जोड़ी नहीं, जोड़ी नहीं, जोड़ी नहीं भाई साहब। शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। इनके मिलने पर, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने पर वो पहली कोशिका बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं दोस्तों। ये वो पहली कोशिका है जहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, इसको हम जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं दोस्तों। इसको हम बोलते हैं युग्म, युग्म नज, युग्म नज, युग्म नज बोलते हैं, जाइगोट। इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? इसमें होंगे 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इसमें, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मेरे भाइयों। ये वो पहली कोशिका है जहां से हमारे जीवन की शुरुआत होगी। कहते हैं ना मानव शरीर की जो मूल है, ये है, ये वो पहली कोशिका है, यहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है दोस्तों। ये कोशिका विभाजन होगा इसमें, इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, इस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। और आपको बता दूं, ये एक कोशिका से, समझना मेरी बात को, ये एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएंगी? 2 कोशिकाएं बन जाएंगी दोस्तों। इनमें फिर समसूत्री विभाजन होगा, 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4। 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 दोस्तों। 4 से कितनी बन जाएंगी? 8। समझना, इस तरह से कोशिका विभाजित होती रहती है।
आगे सभी में 23-23 जोड़ी गुणसूत्र रहते हैं। मेरी बात को समझो, ये मेरी जो पहली कोशिका है जहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। शुक्राणु अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है और यह बनेगा जाइगोट। इसमें होगा समसूत्री विभाजन, 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से कोशिका बनती जाती है। अब ये कोशिका आपस में मिलकर, सुनना भाई साहब, कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बनाती है। कोशिका आपस में मिलकर ऊतक बनाती है, यही बना देते हैं। ये समान प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। जब समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, टिश्यू बनते हैं। समझना भाई, कोशिका जब कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो जाती है तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बना देती है। दोस्तों, ऐसी विज्ञान जो शायद ही आपको ढूंढने से मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। ये समान प्रकार की कोशिकाएं, ये समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना दिया? ऊतक बना दिया। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। ये ऊतक है टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। दोस्तों, ये ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं। ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं। अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र मिलकर, सभी अंग तंत्र मिलकर हमारा शरीर बना देते हैं। दोस्तों, वापस से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सभी दोस्त, एक बार चैप्टर शुरू हुआ नहीं, फिर डरने की जरूरत नहीं है। हां भाई, प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास शुक्राणु है, पुरुषों के शुक्राणु, महिलाओं के अंडाणु आपस में मिलेंगे। ये पहली कोशिका, मैं लिख भी देता हूं। ये पहली कोशिका है जहां से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं जाइगोट, युग्मनज। इसमें समसूत्री विभाजन होगा, 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8, 16, 32, 64। फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों? कोशिका ग्रुप बनाना शुरू कर देती है। कोशिकाएं जो है वो ग्रुप, समान प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, समान प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। फिर ये ऊतक मिलकर क्या बना देते हैं? अंग। जैसे कोई लीवर बना रहा है, कोई किडनी बना रहा है, कोई हार्ट बना रहा है, कोई फेफड़े बना रहा है, कोई मस्तिष्क बना रहा है। ये ऊतक मिलकर क्या बना देते हैं? अंग बनाते हैं। ये अंग मिलकर आपका तंत्र बनाते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, जनन तंत्र, ये अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और ये सभी अंग तंत्र मिलकर मानव शरीर का निर्माण कर देते हैं। ये सभी अंग मिलकर आपके क्या बनाते हैं? आपका पूरा शरीर बना देते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण जो है ये कोशिका से होता है। तो इसलिए प्रत्येक सजीव की जो मूल इकाई है वो क्या है? आपकी कोशिका है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये कोशिका है, कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाते हैं। ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और फिर हमारा बनता है पूरा शरीर। इसी तरह से पादपों में होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां से होती है हमारी शुरुआत।
अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कोशिका की खोज के ऊपर, डिस्कवरी ऑफ सेल। पहला पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, कोशिका की खोज के ऊपर बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कोशिका की खोज। चलो एक तरह से कहानी अब यहां से स्टार्ट होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, सबको पता है, मैं जानता हूं, कोशिका की खोज कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक के द्वारा पादप की कॉर्क से, पादप की कॉर्क, कॉर्क का मतलब होता है छाल, कॉर्क का मतलब होता है छाल। बाद में पता चला कि वो तो कोशिका भित्ति थी, बाद में पता चला कि वो तो कोशिका भित्ति थी, बाद में स्पष्ट हुआ कि वो तो कोशिका भित्ति थी। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और ये जो रॉबर्ट हुक के द्वारा पादप की कॉर्क में सर्वप्रथम अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से इस कॉर्क को देखा, इस कॉर्क को देखा तो इन्हें कुछ मधुमक्खी के समान, कुछ मधुमक्खी के समान कोष्ठ या खाने दिखाई दिए, जिन्हें सेलूली कहा। बाद में इसे ही कोशिका कहा गया। पूरी बात दोबारा सुनना। दोस्तों हम कोशिका की खोज की बात कर रहे हैं, तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। आप, ये मैं जानता हूं कि आपको पता है कि कोशिका की खोज जो है वो 1665 ईस्वी में, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने पादप की कॉर्क, कॉर्क किसको बोलते हैं? कॉर्क जो होती है ना, वो छाल होती है, कॉर्क मतलब छाल। देखो मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं यहीं पे, उसका आप ध्यान रखना। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो वास्तव में मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो वास्तव में मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी, जो कोशिका खोजी थी वह वास्तव में
मृत कोशिका थी, वो मृत कोशिका थी दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने वास्तव में रॉबर्ट हुक ने वास्तव में कोशिका भित्ति को देखा था। रियलिटी ये थी कि उसने कोशिका को देखा ही नहीं था। उसने जो चीज देखी थी वो कोशिका भित्ति थी। कोशिका भित्ति को देखा जो कि मृत होती है। ये इसकी ओरिजिनलिटी है। पूरी बात वापस से सुनना कंसेप्ट को दोस्तों। ठीक है, हम रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक मानते हैं, लेकिन जो इसकी ओरिजिनलिटी है उसको आप सुनिए आराम से। सबसे पहले हम यही बोल रहे हैं कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें? कॉर्क में। कॉर्क में सर्वप्रथम, कॉर्क मतलब है पादप की छाल, छाल में सर्वप्रथम अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी। ये रॉबर्ट हुक की एक खुद की सूक्ष्मदर्शी थी। मैं आपको बता दूं, ये रॉबर्ट हुक का कुछ ऐसा जुगाड़ था, उसको देखिए। ये रॉबर्ट हुक की ये सूक्ष्मदर्शी थी यार। ये ऐसी रॉबर्ट हुक की क्या थी? सूक्ष्मदर्शी थी। यही लगा देते हैं। ये रॉबर्ट हुक की सूक्ष्मदर्शी थी दोस्तों। तो इस सूक्ष्मदर्शी का उन्होंने उपयोग किया। चलो, ये रॉबर्ट हुक की सूक्ष्मदर्शी थी जिसका उन्होंने उपयोग किया, और अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से सबसे पहले इस कॉर्क को देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इन्होंने इस कॉर्क को देखा तो कॉर्क के अंदर ऐसे कुछ मधुमक्खी के समान, जब इन्होंने इस कॉर्क को देखा तो इन्हें ऐसे मधुमक्खी के समान कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थी। एक छोटा कमरा, सेलूली। शुरुआत में इसका जो नाम दिया था ना कोशिका को, वो सेलूली बोला था। एक छोटा कमरा, सेलूली का मतलब होता है एक छोटा कमरा। तो ये शुरुआत में जब इन्होंने उस कॉर्क को देखा, रॉबर्ट हुक ने शुरुआत में जब कॉर्क को देखा तो उसको कुछ ऐसे मधुमक्खी के समान, ऐसे कॉलम कोष्ठ, ऐसा छत्ते से दिखाई दे रहा था। इनको शुरुआत में बोला था इन्होंने सेलूली। सेलूली शब्द का अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा बोलते हैं दोस्तों। तो शुरुआत में इसका नाम सेलूली था, लेकिन बाद में इसी सेलूली को ही कोशिका कहा गया दोस्तों। ठीक है, शुरुआत में सेलूली कहा और इसे ही बाद में क्या नाम दिया? कोशिका नाम दे दिया गया। क्लियर है? बात यह थी, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी या देखी थी, वह वास्तव में मृत कोशिका थी। वो वास्तव में कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी बात है, उसने सबसे पहले प्रयास किया, देखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जो कोशिका देखी थी वो वास्तव में मृत कोशिका थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा ही नहीं था। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका भित्ति को देखा था। यह बात बाद में पता चली थी। यह बात बाद में पता चली थी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा ही नहीं था। रॉबर्ट हुक ने जो चीज देखी थी वो कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति थी। प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है यहां तक की कहानी? अगला नाम है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। अगला जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं वो ये है, जीवित कोशिका को, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम
देखने वाले वैज्ञानिक, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक जो था ये था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। आधा ले ल्यूवेनहॉक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था वो था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने 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 जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी में कोशिका को देखा था। कोशिका को देखा था। क्वेश्चन था दोस्तों, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था वो था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था बैक्टीरिया के अंदर। जीवाणुओं में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाला जो वैज्ञानिक था वो यही था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। प्यारे विद्यार्थियों, नाम इसका याद रख लेना, काम का नाम है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था बैक्टीरिया के अंदर। प्रोटोजोआ एक कोष के जीव जो होते हैं, और आरबीसी में भी कोशिका को देखने वाला वैज्ञानिक यही था दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप सब कुछ याद रखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो तो यही है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। एक बार यस कर दीजिए दोस्तों। यह था कोशिका की खोज के बारे में। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों वो बातें हम और आगे बताएंगे, जैसे केंद्रक है। 1831 में केंद्रक की खोज हो गई थी। धीरे 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 कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजों का पता चलता चला गया। जैसे कोशिका में केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कर दी थी। फिर जीव द्रव्य, तो इस तरह से तो बहुत सारी चीजें यहां पर आ रही है धीरे धीरे। बाकी का ये थी हमारी खोज से रिलेटेड कहानी। अब बात आती है, अगला जो पॉइंट आता है वो है प्यारे विद्यार्थियों कोशिका की आकार व आकृति। कोशिका का आकार व आकृति के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। सुनिए इस लाइन को दोस्तों। कोशिका के आकार और आकृति की जब हम बात करते हैं कि कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, तो इन पॉइंटों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, आकार और व आकृति के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जीवों में कोशिका की आकृति व आकार व आकृति भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग जीवों में कोशिका की आकृति और आकार अलग अलग होते हैं दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूं कि जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका, दोस्तों
जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडे की है। शुतुरमुर्ग के अंडे की है। दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा की जो कोशिका है जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह होती है प्यारे विद्यार्थियों 130 mm इंटू 170 mm। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, 1.5 kg के आसपास होता है, 6 इंच का होता है, 6 इंच के आसपास इसकी आकृति होती है, 6 इंच का बताते हैं। पूरे जंतु जगत में अगर सबसे बड़ी कोई कोशिका है तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। दोस्तों, इस तरह का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो आपका शुतुरमुर्ग है दोस्तों। ये तो आपका शुतुरमुर्ग जीव हो गया और इसका अंडा भी लगा देते हैं दोस्तों। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये हमारे शुतुरमुर्ग का क्या है? अंडा है दोस्तों। चलिए, इस तरह से आप इन दोनों को देख सकते हैं दोस्तों। ये शुतुरमुर्ग है और ये शुतुरमुर्ग का क्या है? अंडा है दोस्तों। तो ये है जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका। ये साइड में ये शुतुरमुर्ग जीव है और ये आपका शुतुरमुर्ग का अंडा आपको दिखाई दे रहा है। ये जंतु, ये कोशिका है, ये जो अंडा है ना, एग, ये कोशिका है और ये ही जंतु जगत का सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है। लाइन नंबर 1। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं। जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका की मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। कई बार उत्तर में आपको माइकोप्लाज्मा मिल जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा की एक प्रजाति है गैली सेप्टिकम। जंतु जगत में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की है और सबसे छोटी कोशिका जो है लगभग 0.3 माइक्रोन, लगभग 0.3 माइक्रोन, माइक्रोन इसका आकार होता है। आप भले माइक्रोप्लाज्मा बोल दीजिए, ये जो माइकोप्लाज्मा है ना दोस्तों, ये बहुत ही सूक्ष्म जीवों में आता है। ये माइकोप्लाज्मा जो है सूक्ष्म जीवों में आता है। ये एक ही नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, एक ही नाम है दोस्तों। 0.1 से 0.3 तक इसका आंसर जाता है, 0.1 से 0.3 तक इसका जवाब जाता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका उत्तर है। ए माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को जंतु जगत का जोकर बोलते हैं। जंतु जगत का जोकर कहते हैं इसे। सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव है दोस्तों। ये अविकसित जीव हम कह सकते हैं। इनमें प्रॉपर रूप से केंद्रक भी नहीं होता है। ये माइकोप्लाज्मा ये सूक्ष्म जीव है और इनमें मेनली केंद्रक जो होता है वो अविकसित रहता है। ये प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर आएंगे। आप धीरे धीरे इनको आप समझोगे
तो प्यारे विद्यार्थियों, जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका और जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। यह तो हुआ जंतु जगत में छोटा और बड़ा। इसके बाद में 3 क्वेश्चन और हम लिख देते हैं। 3 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए आप इसमें। तीनों क्वेश्चन जो होंगे वो मानव शरीर से रिलेटेड होंगे। तीनों क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे? मानव शरीर के होंगे। तीन क्वेश्चन और सुन लीजिए अपने शरीर के ऊपर। मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु की होती है। नंबर 2, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। अंडाणु की होती है। और तीसरा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन की होती है दोस्तों। लगभग 90 सेंटीमीटर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं यहां पर एक बात और बोलूं कि जंतु जगत में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? जंतु जगत में सबसे लंबी कोशिका होती है जिराफ के गर्दन में पाई जाती है तंत्रिका कोशिका। जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका जिराफ के गर्दन में ही होती है तंत्रिका कोशिका। जिराफ के गर्दन की वो ही तंत्रिका कोशिका ही होती है होने को तो। जिराफ के गर्दन की तंत्रिका कोशिका 2 से 3 मीटर लंबी होती है। ये डाटा था आपका छोटे बड़ी कोशिकाओं के ऊपर। नोट कर ले भाई साहब। एक नोट लिख देते हैं। पादप कोशिकाओं का जो व्यास है दोस्तों, पादप
कोशिकाओं का जो व्यास है लगभग, व्यास दे रखा है, पादप कोशिकाओं का जो व्यास है वो लगभग और लगभग दे रखा है 15 से 100 माइक्रोन, लगभग 15 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है, तक होता है। इसके बाद आप वापस सुनना एक लाइन और, एक क्वेश्चन और दे रखा है भाई साहब, सबसे लंबी पादप कोशिका, कभी पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी लिख लो, सबसे लंबी पादप कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका, इसमें दो क्वेश्चन है। एक कोशिकीय में, एक कोशिकीय पादप, एक कोशिकीय पादप जिनका पूरा शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना है, और एक है बहुकोशिकीय पादप, एक है बहुकोशिकीय पादप। दोनों का उत्तर अलग अलग है। एक कोशिकीय पादपों में सबसे लंबी जो पादप कोशिका है वो दे रखा है एसिटिबुलेरिया सेबाल, एसिटे एसिटे बुलेरिया सेबाल, सबसे लंबी पादप कोशिका एक कोशिकीय पादपों में, एक कोशिकीय पादपों में, एक कोशिकीय पादपों में इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर लंबी है। एक कोशिकीय पादपों में सबसे लंबी। और प्यारे विद्यार्थियों यहां पर एक लाइन और दे रखी है, बहुकोशिकीय पादपों में वोहेमेरिया, वोहेमेरिया नीबिया, वोहेमेरिया नीबिया, ये दे रखा है वोहेमेरिया नीबिया 22 से 55 सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग 22 से 55 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब सुनो वापस से, जरूरत कम पड़ती है, ये तो बहुत ही जो हमारी एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के अंदर लिखी हुई चीजें हैं, बाकी का आपको जर्नल साइंसों में इनका उत्तर नहीं मिलता है, आपको जर्नल किसी भी किताब में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों वापस से सुन लीजिए, अगर पादपों में हम आते हैं तो पादप कोशिकाओं का जो व्यास है वो लगभग 15 से 100 माइक्रोन के बीच में दे रखा है। इनमें आपको दे रखा है कि भाई एक तो होता है एक कोशिकीय पादप, एक होते हैं बहुकोशिकीय पादप। तो एक कोशिकीय पादपों में सबसे लंबी दे रखी है तो ये एसिटिवुलेरिया सेबाल है, और ये बहुकोशिकीय पादपों में वोहेमेरिया नीबिया एक पादप है, इसका आपको लंबी कोशिका दे रखी है दोस्तों। तो अब बात आती है एक बार फिर से दोस्तों, ये थी कोशिका का आकार व आकृति। अगर मैं आकृति की बात करूं दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग जीवों में कोशिका की आकृति अलग अलग होती है,
कोशिका गोलाकार हो सकती है, छड़ाकार हो सकती है, छड़ के जैसी, कोमाकार हो सकती है, कोमे के आकार की, डिस्क नुमा हो सकती है, प्रकार की होती है। भाई साहब, अगर हम कोशिका की बनावट की बात करें तो कोशिका की जो आकृति है वो गोलाकार हो सकती है दोस्तों, नॉर्मली आपको गोल ही दिखेगी। कोशिका जो है ये छड़ाकार भी हो सकती है दोस्तों, छड़ाकार भी आपको दिखाई दे सकती है। इसके बाद में कोशिका की आकृति कोमे के आकार की भी हो सकती है। ये आपको मैं बता दूं, अपना हैजा, हैजा का जो बैक्टीरिया होता है ना, कोलेरा, कोलेरा, हैजा 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 जो है जिस जीवाणु की वजह से होता है, उसकी जो आकृति होती है ना, वो आपकी कोमे के जैसी आकृति का होता है, कोमे के जैसी। डिस्क नुमा भी हो सकती है, डिस्क नुमा भी हो सकती है। और आपकी जो अपनी जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी का जो आकार है वो देखा होगा, आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है बता दिया था, ये ऐसी होती है, उभय अवतलाकार। हमारी आरबीसी ऐसी होती है, उभय अवतलाकार। और अगर मैं अपनी डब्ल्यूबीसी की बात करूं ना दोस्तों, तो हमारी डब्ल्यूबीसी की जो बनावट होती है ना, ये निश्चित नहीं होती है। डब्ल्यूबीसी की जो बनावट है ना, ये निश्चित नहीं होती है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी की जो बनावट है ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती है, इनरेगुलर होती है, इनरेगुलर, इनरेगुलर बनावट होती है। तो ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि जो हमारी अब कोशिका की आकार आकृति की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग जीवों में कोशिका का आकार अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आकार की प्रकार की कोशिका हमको देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये थी कोशिका के आकार आकृति की कहानी। अब बात जो आती है ना दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो एक बार हेडिंग पे लगा लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, कोशिका सिद्धांत। दोस्तों पॉइंट दे रखा है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। अगला हमारा टॉपिक रहेगा सेल थ्योरी। दोस्तों चैप्टर को थोड़ा सा शुरू करने में ही दिक्कत रहती है, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर रिदम पकड़ता है फिर दिक्कत नहीं आती। बस मैं तो ये मानता हूं जो चैप्टर की पहली क्लास होती है ना, चैप्टर को बनाने वाली जो बात होती है, किस तरह से उसको सेट किया जाए, चालू किया जाए, उसमें हल्की सी प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी भाइयों के लिए मैं पूछूंगा, उसका आप जवाब दे देना। चलिए, यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा था और सही में चैप्टर हो रहा था यहां से। यह है फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जनक। तो आपसे मैं पूछता हूं, ये है कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक है ये कौन? रॉबर्ट हुक। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वो ये है प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका जवाब दे के जाना यदि आप में से कोई भाई इस क्वेश्चन को जानता है तो। भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? प्लीज आप इसका जवाब देना। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा गया है?
चलो आप इसका जवाब दे दो, 1 मिनट का इंतजार करूंगा। कुछ भाई कह रहे थे ना सब की सब पे सब कुछ आता है, भाई साहब आता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जीवन में जो स्टूडेंट विज्ञान पढ़ के बैठा होगा ना बीएससी के अंदर, उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसा नहीं है हाय हाय करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, इन चीजों में हमको समय देना पड़ता है, ऑटोमेटिक चीजें धीरे धीरे सुधरेगी। दोस्तों शाम को एक जनन तंत्र वाली क्लास हो रही है, उसकी आज लास्ट क्लास होगी, तो हो सकेगा तो हम यहाँ पे 2 क्लास आपकी स्टार्ट कर देंगे, 11 बजे तो चलेगी, 11:15 बजे तक कर दूंगा, सवा घंटे से कम की क्लासें नहीं रखेंगे। चैप्टर शुरू हुआ है, आपका रिदम सेट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, लोकेश कुमार भाई का आंसर आया है, बहुत बढ़िया आंसर आया है, AK शर्मा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, AK शर्मा। ये हमें केवल और केवल प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में मिलता है। बहुत बढ़िया भाई राम अवतार, बहुत बढ़िया, आपने जहां से भी उत्तर दिया हो, जैसे भी उत्तर दिया हो, आपका राइट आंसर है, एकदम शानदार जवाब है। तो ये है भारतीय साइटोलॉजी के जनक AK शर्मा को, जबकि अपने ओवरऑल साइटोलॉजी का जनक जो है वो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। दोस्तों इनकी एक पुस्तक का नाम था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इनकी एक पुस्तक है, रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है, इसी पुस्तक में कोशिका का वर्णन मिलता है। माइक्रोग्राफिया इनकी खुद की एक पुस्तक है जिसमें कोशिका का वर्णन मिलता है। कोशिका का वर्णन आपको मिलेगा इस माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के अंदर, इनकी खुद की किताब है दोस्तों माइक्रोग्राफिया। चलिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज केवल इस चैप्टर की शुरुआत है, और सभी भाई एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो सब कुछ ठीक है, धैर्य रखने की जरूरत है। और आप भाइयों को एक बार फिर मैं सजेशन करूंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी के लिए बोलते हैं, तो वो बाद में देख लो, डबल स्पीड करके देख लो, नहीं तो मेरा साइड में पूरा साइंस का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, वहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार जो स्टूडेंट नए हैं, जिनका परीक्षा में अभी टाइम है, तो उनको आप पढ़ने दो अच्छे से और उनको सीखने दो। कुछ नए स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट भी होते हैं। यार मैं मानता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि हाँ सर हम इस चीज को जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 80% स्टूडेंटों को सीखने दो। आप 10 में से कोई 1 या 2 स्टूडेंट होता है जो कहता है सर हम जानते हैं, तो भाई आप क्या तो किताबों से पढ़ लो या इसको डबल स्पीड में बाद में देख लेना। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्लीज नए हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यार प्लीज उनको सीखने दो, नहीं तो उनको दिक्कत हो जाएगी। आप उनको मरुआने का काम करते हैं, तो प्लीज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा जो मेन टारगेट होता है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो रहा है, वो कमजोर स्टूडेंट है जिसको सिखाना पड़ता है मेरा भाई। अगर सबको साथ लेके नहीं चलूंगा तो काम नहीं चलेगा। 1-2 स्टूडेंट होते हैं सुपर फास्ट वाले, वो बाद में देख लेना, वीडियो की स्पीड डबल करके देख लिया करो। तो बाकी का शायद मेरा ये मानना है कि मेरा सिखाने का तरीका एकदम सही है, मुझे सिखाने दो। सभी भाइयों को नमस्कार, कल भी क्लास का टाइम यही रहेगा, शाम को आज जनन तंत्र की लास्ट क्लास है, वहां पे जूलॉजी खत्म हो जाएगी, बची कुची पूरी साइंस यहां चल रही है। आपसे मैं मैसेज करके पूछूंगा कि सुबह शाम दोनों टाइम क्लास लगा दूं, तो यस नो का जवाब मुझे दे देना। बाकी का थैंक यू।